हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे पार्टिकुलर बिजनेस नेक्स्ट। पार्टिकुलर बिजनेस नेक्स्ट में हम चर्चा कर रहे हैं कि वह व्यक्तिगत बिजनेस जो हम स्टार्ट करते हैं या हम चला रहे हैं। हम एक व्यक्ति हो सकते हैं, दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं या बहुत से व्यक्ति हो सकते हैं। अर्थात व्यक्तिगत बिजनेस हो सकता है, साझेदारी फर्म हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, लिमिटेड कंपनी हो सकती है। ठीक। अब लोकल बिजनेस आइडिया हो सकता है, स्टेट बिजनेस आइडिया हो सकता है, नेशनल बिजनेस आइडिया हो सकता है, ग्लोबल बिजनेस आइडिया हो सकता है। माइनर या माइक्रो बिजनेस हो सकता है, स्मॉल बिजनेस हो सकता है, बिग बिजनेस हो सकता है, हैवी बिजनेस हो सकता है और हाईएस्ट या बिगेस्ट बिजनेस हो सकता है। या माइक्रो बिजनेस आइडिया हो सकता है, या स्मॉल बिजनेस आइडिया हो सकता है, या बिग बिजनेस आइडिया हो सकता है, या हैवी बिजनेस आइडिया हो सकता है, या बिगेस्ट बिजनेस आइडिया हो सकता है। या सारे इन्वेस्ट को हम कवर करते हों या एफोर्ड करते हों या सारा बिजनेस करने में हम सक्षम हों। नंबर एक। नंबर दो, सारा बिजनेस करने में, सारा कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट करने में हम सक्षम ना हों तो हम दूसरे को लेते हैं। दो लोग मिल करके उस बिजनेस को हम कंट्रोल करते, मतलब उस इन्वेस्टमेंट को हम एफोर्ड करते हैं या उस बिजनेस इन्वेस्टमेंट को करते हैं या करने में सक्षम होते हैं। या जब टोटल इन्वेस्टमेंट दो लोग नहीं कर पाते हैं, दो से अधिक लोगों को शामिल करते हैं, कुछ लोगों को शामिल करते हैं ताकि कुछ लोग मिल करके वो संपूर्ण इन्वेस्टमेंट को कर सकें, संपूर्ण इन्वेस्टमेंट को कंप्लीट कर सकें। या फिर जब बहुत सारे लोगों को, जब कुछ लोग भी उस संपूर्ण इन्वेस्टमेंट को कवर नहीं कर पाते हैं, या ये कह लीजिएगा जब कवर करने में सक्षम नहीं होते हैं, जब हमें लगता है कि वो कुछ लोग भी उस संपूर्ण इन्वेस्टमेंट को कवर नहीं कर पाएंगे, तो हम बहुत सारे लोगों को हम इन्वेस्टमेंट में शामिल करते हैं ताकि वो बहुत सारे लोग मिल करके उस इन्वेस्टमेंट को कंप्लीट कर सकें। इस तरीके से व्यक्तिगत बिजनेस, साझेदारी फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी के रूप में बिजनेस जन्म लेता है, जनरेट होता है। अब यहाँ पर हम इन चारों लेवल में शामिल हैं। अर्थात हम एक व्यक्ति हो सकते हैं, दो व्यक्ति हो सकते हैं, दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं पार्टिकुलर बिजनेस की, क्योंकि बिजनेस थ्योरी, प्रिंसिपल, एग्जाम्पल, स्टोरी ये अलग हैं और पार्टिकुलर बिजनेस अपने आप में एक अलग है। पार्टिकुलर बिजनेस आपके बिजनेस को, आपकी कॉमर्शियल यूनिट को डिफाइंड करता है, उसे सीमित करता है ताकि उसकी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो सके, उसकी एक पहचान बन सके, उसकी एक अलग से पहचान बन सके। बिजनेस कॉमन है, बिजनेस में सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशंस, ये सब कॉमन है। कॉमन थ्योरी जो कि सभी लोगों से जनरेट होती, क्रिएट होती है, डेवलप होती है। लेकिन जो पार्टिकुलर बिजनेस है वह व्यक्तिगत थ्योरी से, व्यक्तिगत मान्यताओं से, व्यक्तिगत सोच
से, व्यक्तिगत आइडिया से, व्यक्तिगत प्लान से, व्यक्तिगत एक्शन से, एक्शन से जनरेट होती है, क्रिएट होती है, डेवलप होती है। यदि व्यक्तिगत में यदि हम एक हैं तो हमारे एक के द्वारा जो सोच है, जो मान्यताएं हैं, जो विश्वास हैं, जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर, यदि दो हैं तो दो के आधार पर सोच, सिद्धांत आदि। यदि बहुत सारे हैं, मतलब कुछ हैं तो कुछ के आधार पर, यदि बहुत सारे हैं तो उसके आधार पर अब ये तो हुई एक इन्वेस्टमेंट और स्टार्टिंग के आधार पर। तो क्या सिर्फ इन्वेस्टमेंट के आधार पर ही एक लोगों को शामिल किया जाता है, या फिर दो लोग होते हैं, या कुछ लोग होते हैं, या बहुत सारे लोग होते हैं? केवल इन्वेस्टमेंट के आधार पर ही ये संख्या निर्धारित होती है या निश्चित होती है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। संख्या निर्धारित या निश्चित होने के पीछे अन्य कारण भी हैं। दूसरा कारण बनता है कंट्रोल। अर्थात यदि हम कोई बिजनेस हम खुद कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, या हमको लगता है कि हम खुद कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हम दूसरे को शामिल करते हैं। अर्थात अब यहाँ पर जब व्यक्ति अकेला होता है तो 100% इन्वेस्टर होता है, 100% प्रॉफिट का शेयर होल्डर होता है, 100% रिस्क उसकी होती है, 100% वो प्रॉब्लम्स को फील करता है, और 100% डिसीजन लेने में सक्षम होता है। ठीक। लेकिन जब दो व्यक्ति होते हैं तो उनमें इन्वेस्टमेंट, अधिकारों को, कर्तव्यों को, कंट्रोल को, इन सब चीज़ों को वो शेयर करता है। कितनी मात्रा में वो शेयर करता है, कितनी मात्रा में? अर्थात दो के बीच में अब यहाँ पर एक बात ये भी आती है, अगर हम इसको रेशियो बिजनेस कहें या आनुपातिक बिजनेस कहें तो हो सकता है कुछ ज़्यादा सही हो या ज़्यादा स्पष्ट हो सके। रेशियो बिजनेस या आनुपातिक बिजनेस नंबर 1 पर तो होता है 100%। दूसरा चीज़ होता है कि जब दो लोग होते हैं तो उनमें आपस में कुछ रेशियो होता है, कुछ लोग होते हैं तो उनमें भी कुछ रेशियो होता है। इन्वेस्टमेंट के आधार पर उनकी कॉमर्शियल अधिकार या कॉमर्शियल पावर डिफाइंड होती हैं। जब बहुत सारे लोग होते हैं तो उनमें भी इन्वेस्टमेंट के आधार पर उनकी पावर, अधिकार, कर्तव्य, प्रॉफिट में हिस्सेदारी आदि इत्यादि व्यापक रूप में डिफाइंड होते हैं। इसलिए यहाँ पर अब इसको रेशियो बिजनेस कहा जाता है। अब जब हमको लगता है कि हाँ, हम पूरी तौर से इस बिजनेस को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक तो होता है इन्वेस्टमेंट के आधार पर दूसरे को शामिल करना, अर्थात दूसरे को शामिल करने का अर्थ यह भी बनता है कि अब दो चीज़ें आती हैं। एक होता है कि इन्वेस्टमेंट के आधार पर शामिल करना, अर्थात उसको मालिकाना हक में रेशियो जनरेट करना। अब लेकिन यदि मान लिया हम कोई एम्प्लॉय रखते हैं तो अगर हमारे बिजनेस में कोई एम्प्लॉय है तो वह रेशियो बिजनेस नहीं है, वह व्यक्तिगत बिजनेस है। मतलब रेशियो बिजनेस तो अगर एक व्यक्ति है तो अगर एक व्यक्ति, हाँ यहाँ पर हम थोड़ा मान लेते हैं, एक व्यक्ति है तो वह पार्टिकुलर बिजनेस है। अगर दो हैं तो पार्टिकुलर प्लस रेशियो बिजनेस, क्योंकि उनमें जब इन्वेस्टमेंट शेयर होता है, जब इन्वेस्टमेंट में अनुपात होता है, अर्थात इन्वेस्टमेंट में अनुपात का अर्थ यह बनता है कि जब मतलब अधिकार डिवाइड होते हैं, प्रॉफिट डिवाइड होता है एंड रिस्क डिवाइड होता है। जब अधिकार, प्रॉफिट, रिस्क एंड ड्यूटी, कर्तव्य डिवाइड होते हैं तो वह रेशियो बिजनेस होता है। जब यह डिवाइड नहीं होते हैं,
डिवाइड नहीं होते हैं, अर्थात पार्टिकुलर बिजनेस जब 100% अधिकार है, 100% इन्वेस्टमेंट है, तथा पार्टिकुलर प्लस रेशियो बिजनेस। पार्टिकुलर प्लस रेशियो बिजनेस कहने का अर्थ यह बनता है कि जब दो व्यक्ति शामिल हो जाते हैं इन्वेस्टर के रूप में, तो इन्वेस्टमेंट अर्थात अधिकार, ड्यूटी, रिस्क, प्रॉफिट, ये डिवाइड होता है। ये डिवाइड होता है किस मात्रा में, किस अनुपात में डिवाइड होता है। इसलिए यहाँ पर पार्टिकुलर बिजनेस प्लस रेशियो बिजनेस की कल्पना की गई है, ताकि इसको और अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सके। ठीक है, लेकिन यदि एम्प्लॉय रखा जाता है तो वह, मान लिया ठीक है, कोई एक व्यक्ति है जिसने इन्वेस्ट किया है। अब वर्कर तो एक से अधिक हो सकते हैं, एम्प्लॉय एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन तो मान लिया ठीक, वो कार्य नहीं संभाल पाता है, वो वर्कर नहीं संभाल पाता है अकेले, तो वह एम्प्लॉय को रखता है, तो वह पार्टिकुलर बिजनेस तो रहेगा, लेकिन पार्टिकुलर प्लस रेशियो बिजनेस वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉय हैं और उन एम्प्लॉय को वेतन दिया जाता है, न कि उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट में शेयर किया है, ना उनके मतलब एक एम्प्लॉय के रूप में तो अधिकार है, एम्प्लॉय के रूप में एक ड्यूटी है, कर्तव्य है, लेकिन उनका प्रॉफिट में हिस्सेदारी नहीं है, उनकी रिस्क में हिस्सेदारी नहीं है। इसलिए वह पार्टिकुलर बिजनेस, न कि पार्टिकुलर प्लस रेशियो बिजनेस। अब होता क्या है, ठीक, एक चीज़ आती है, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी आती है कि जब हम दूसरे को शामिल करते हैं, जैसा कि हमने बताया कि केवल इन्वेस्टमेंट के आधार पर ही हम इन्वेस्टमेंट नहीं पूरा एफोर्ड कर पा रहे हैं, हम पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, पूरा इन्वेस्टमेंट करने में सक्षम नहीं हैं, या पूरी रिस्क लेने में हम सक्षम नहीं हैं। अर्थात मतलब जब हम रिस्क लेने में पूरी रिस्क लेने में सक्षम नहीं होते हैं, तो भी हम दूसरे को शामिल कर लेते हैं कि हमारी रिस्क डिवाइड हो जाएगी। भले ही यदि हमारे कुछ अधिकार डिवाइड होते हैं, प्रॉफिट डिवाइड होती हैं, तो कुछ रिस्क भी हमारी डिवाइड होती हैं। तो रिस्क के आधार पर भी हम रिस्क को डिवाइड करने के उद्देश्य से भी हम दूसरे को शामिल कर लेते हैं, या दूसरे के पास में कोई फैसिलिटीज़ है, कोई टैलेंट है, कोई एक्सपीरियंस है, कोई नॉलेज है, कोई आइडिया है, तो उसके आधार पर भी उसको हम शामिल कर लेते हैं, अर्थात बतौर इन्वेस्टर, बतौर इंटरप्रेन्योर। अर्थात यह मान लिया और भी तमाम सारे कारण हो सकते हैं, उसके पास में कोई विशेष योग्यता, दक्षता है, रिपीट कर रहा हूँ, साधन है, संसाधन हैं, या वो कंट्रोल विशेष तरीके से कर सकता है, या वो डायरेक्शन विशेष तरीके से देता है, आदि कई सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके आधार पर हम उसको मतलब इन्वेस्टर के रूप में जब हम उसको शामिल करते हैं, अर्थात उसको मिला करके जब हम पार्टिकुलर बिजनेस को पार्टिकुलर प्लस रेशियो बिजनेस में हम शामिल करते हैं, तो न केवल इन्वेस्टमेंट के आधार पर, बल्कि अदर्स जो फैसिलिटीज़ हैं उसके द्वारा हमको मिलने वाली हैं, या उसके द्वारा जो हमको बिजनेस को मिलने वाली हैं, तो उसके आधार पर भी हम शामिल करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम लाइफ में जो भी हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ों को हम नहीं बना सकते हैं, ना हम बनाते हैं, कुछ हम बनाते हैं, कुछ दूसरे बनाते हैं, फिर उसको मुद्रा के रूप में कन्वर्ट करके वो हमारी चीज़ों का उपभोग करता है, हम उसकी चीज़ों का उपभोग करते हैं। ठीक है, ये तो लाइफ में या ये बिजनेस के एक्सटर्नल रूप में लागू होता है। लेकिन बिजनेस के मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं हम, तो जब बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो उसमें
कुछ हमारे पास में है जिससे बिजनेस को सपोर्ट मिलती है, जिससे बिजनेस में एक क्वालिटी जनरेट होती है, या जिससे बिजनेस जनरेट होता है, या जिससे बिजनेस डेवलप हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें दूसरे के पास में हैं। पैसा भी हो सकता है, नॉलेज भी हो सकता है, टैलेंट भी हो सकता है, स्किल भी हो सकते हैं, फैसिलिटीज़ भी हो सकती है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, आदि इत्यादि कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। तो उन्हीं चीज़ों के कारण कि मतलब जो चीज़ हमारे पास में है संभवतः वो चीज़ उसके पास में नहीं, जो चीज़ उसके पास में है वो चीज़ हमारे पास में नहीं है। तो इस कारण से हम आपस में हम मान ली या तो चीज़ हम सक्षम है तो हम खरीद सकते हैं, खरीद करके उसको इन्वेस्ट कर लें या एम्प्लॉय रख लें। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो हम आपस में एक समझौता करते हैं जिसको हम कॉमर्शियल एग्रीमेंट कहते हैं। एक कॉमर्शियल एग्रीमेंट, तो कॉमर्शियल एग्रीमेंट के तहत हम ये समझौता कर लेते हैं कि ठीक है, आपकी ये चीज़ें बिजनेस को मिलेंगी, हम ये चीज़ें बिजनेस को देंगे, इतना हम देंगे, इतना आप देंगे, ये आपकी ड्यूटी होगी, ये हमारी ड्यूटी होगी, इतनी रिस्क आप कवर करेंगे, इतनी रिस्क हम कवर करेंगे, ऐसे आप कंट्रोल करेंगे, वैसे हम कंट्रोल करेंगे। सारी की सारी चीज़ें एक कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट, कॉमर्शियल दस्तावेज, व्यावसायिक दस्तावेज, या ये कह लीजिएगा व्यावसायिक संविधान या व्यावसायिक वर्किंग रूल्स विद एंटरप्रेन्योर, विद इन्वेस्टर, मतलब एक इन्वेस्टर के साथ में, इन्वेस्टर के बीच में या बिजनेसमैन के बीच में, जो कि रेशियो बिजनेस है, उनके बीच में सारी की सारी चीज़ों को स्पष्ट करते हुए ये साझेदारी स्थापित की जाती है। यह साझेदारी स्थापित की जाती है, अर्थात ये रेशियो डिवाइडेशन होता है। तो इस प्रकार से बिजनेस की एक मैन्युफैक्चरिंग होती है, अर्थात एक छोटे बिजनेस से लेकर के हाईवे या बिगेस्ट बिजनेस तक की रचना होती है, सृजन होता है या बिजनेस जनरेट होता है। तो इस प्रकार से यह पार्टिकुलर बिजनेस, वो पार्टिकुलर प्लस रेशियो बिजनेस तैयार होता है। अब ये तो स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन इसके आगे का स्ट्रक्चर क्या कहता है? इसके आगे का जो स्ट्रक्चर है, अर्थात जब ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं, ये चीज़ें मतलब पहली बात तो आती है, जैसे कि कंपनी के संदर्भ में कहा जाता है प्रवर्तक होता है, जो कि कंपनी का प्लान करता है। कभी कभी उसको नगद के रूप में दिया जाता है, या कभी कुछ फैसिलिटीज़ के रूप में दिया जाता है, कभी कभी उसको भी इन्वेस्टर के रूप में शामिल कर लिया जाता है, आदि इत्यादि। खैर, तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह बनता है कि अब किसी न किसी के दिमाग में तो ये प्लान आया होगा, किसी न किसी दिमाग में तो ये आइडिया आया होगा, किसी न किसी के प्लान में, अर्थात जब ये है आइडिया आता है, अर्थात अब ये जो आइडिया कभी कभी व्यक्तिगत माइंड में आता है, कभी कभी जॉइंट माइंड में आता है, कभी कभी कंबाइंड माइंड में आता है। पर्सनल माइंड, जॉइंट माइंड और कंबाइंड माइंड, अर्थात जब एक दिमाग होता है, जब दो दिमाग होते हैं, जब बहुत सारे दिमाग होते हैं, या दो से अधिक दिमाग होते हैं, उनके बीच में ये आता है अचानक से फ्लैश होना आइडिया, या आपस में विचार विमर्श करके आइडिया को जनरेट करना, या फिर बाकायदा डाटा, इन्फॉर्मेशन, रिसर्च, इसके आधार पर आइडिया को जनरेट करना, अर्थात यहाँ तीनों व्यक्तिगत रूप में भी हो सकता है, पर्सनल माइंड में भी हो सकता है, जॉइंट माइंड में भी हो सकता है, और कंबाइंड माइंड में भी हो सकता है, संयुक्त माइंड में भी हो सकता है। तो अब जब किसी के दिमाग में अब आइडिया आता है, भैया तो माइक्रो बिजनेस कहा जाएगा,
या स्मॉल बिजनेस का आएगा, या बिग बिजनेस का आएगा, या हैवी बिजनेस का आएगा, या हैवीस्ट बिजनेस का आएगा। तो यदि स्मॉल बिजनेस का है तो उसमें वो तो स्वयं सक्षम है, स्वयं सक्षम है। स्मॉल बिजनेस मतलब माइक्रो बिजनेस या स्मॉल बिजनेस में तो वो स्वयं सक्षम है। लेकिन यदि बिग बिजनेस, हैवी बिजनेस या बिगेस्ट बिजनेस का आइडिया आता है तो उसमें कभी सक्षम है तब तो कोई बात नहीं। यदि सक्षम नहीं है तो वह साझेदारी के रूप में या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी के रूप में व्यावसायिक स्वरूप सामने निकल करके आता है। व्यावसायिक स्वरूप सामने निकल करके आता है, अर्थात जब एक के दिमाग में आइडिया आया, उसने उसकी प्लानिंग की, फिर उसके बाद में प्लानिंग के बाद में अर्थात आइडिया का आना, प्लान बनना, उसके बाद में अरेंजमेंट करना, फिर मैनेजमेंट करना, फिर संचालन। अर्थात आइडिया आया, उसकी प्लानिंग हुई, प्लानिंग के बाद में अरेंजमेंट, क्या क्या इसमें साधन चाहिए, कैसे ये यथार्थ में आएगा, उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग। उसी प्लानिंग के दौरान ये बात सामने आती है कि इसको व्यक्तिगत रखना है, साझेदारी में कन्वर्ट करना है, या प्राइवेट लिमिटेड में या लिमिटेड कंपनी में, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कैसा होगा, क्या होगा। अर्थात अब यहाँ पर यह पार्टिकुलर बिजनेस का फॉर्मूला या सिद्धांत या थ्योरी एक्टिवेट होती है। अर्थात जो प्लान आया हमारे दिमाग में, हम फिर वही बात कहते हैं कि हम एक व्यक्ति भी हो सकते हैं, 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 2 से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, बहुत सारे व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो अब जो प्लान आइडिया आया, आइडिया के बाद में प्लानिंग किसने की? हमने प्लानिंग की। हम एक व्यक्ति भी हो सकते हैं, 2 लोग भी हो सकते हैं। अर्थात प्लानिंग या तो खुद हम करते हैं या फिर अपने जो समकक्ष हैं उनके साथ प्लानिंग करते हैं, या फिर एम्प्लॉय के साथ में प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद में अरेंजमेंट या तो हम करते हैं, या हमारा एम्प्लॉय करता है, या हमारे समकक्ष करते हैं। अब जब अरेंजमेंट हो जाता है तब संचालन होता है। अर्थात अरेंजमेंट के बाद में संचालन, अर्थात यथार्थ में सोसाइटी में या मार्केट में बिजनेस आ चुका है हमारा पार्टिकुलर बिजनेस, जिसकी पार्टिकुलर आइडेंटिटी है, जिसका पार्टिकुलर एक प्रोडक्शन है, या डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर सेल्स है। तो इसलिए अब यहाँ पर जो पार्टिकुलर बिजनेस आया, अर्थात पार्टिकुलर बिजनेस कहने का अर्थ है कि आइडिया के बाद में प्लानिंग के बाद में अरेंजमेंट के बाद में मैनेजमेंट, उसके बाद में फिर संचालन आ जाता है। तो अब मान लिया कि आइडिया आया तो प्लानिंग खुद करनी है, दूसरे से करवानी है, या फिर मान लिया जो हम एक से अधिक जो रेशियो बिजनेस होता है वह कभी कभी मान लिया कभी आइडिया की मान लिया कभी। अब और एक और चीज़ बता रहे हैं कि पूर्ण आइडिया ना, अपूर्ण आइडिया ना। कभी कभी अपूर्ण आइडिया आता है तो उसको पूर्ण करने के लिए भी हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है। वह एंटरप्रेन्योर की भी ज़रूरत हो सकती है, एम्प्लॉय की भी ज़रूरत हो सकती है, या फिर एक्सपर्ट की भी ज़रूरत हो सकती है। यदि हमें ज़रूरत एंटरप्रेन्योर की है, उद्यमी की, बिजनेसमैन की है तो उससे संभव है रेशियो बिजनेस बनता है। लेकिन अब अपूर्ण, ठीक है, यदि अपूर्ण आइडिया आता है तो अब उसके बाद में यदि अपूर्ण प्लानिंग बनती है तो उससे भी अपूर्ण प्लानिंग को पूर्ण करने के लिए हमको एम्प्लॉय चाहिए, या एक्सपर्ट चाहिए, या फिर हमें बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर चाहिए। तो उससे भी रेशियो बिजनेस बनता है। या फिर जब बिजनेस का
आइडिया हो गया, प्लानिंग हो गई, और उसके बाद में अरेंजमेंट के संदर्भ में भी मतलब एक्सपर्ट चाहिए या एम्प्लॉय चाहिए या फिर एंटरप्रेन्योर चाहिए। इससे भी रेशियो बिजनेस पनपता है, इससे भी रेशियो बिजनेस पनपता है। तो या फिर मैनेजमेंट के लिए या फिर संचालन के लिए, क्योंकि यदि हम जोड़ते हैं तो उसमें हमारा प्रॉफिट होता है, दूसरा जोड़ता है तो उसका भी प्रॉफिट होता है। बिना उसके प्रॉफिट के लीजिएगा या हित कह लीजिएगा, बिना हित के न कोई जुड़ता है बिजनेस में। तो यहाँ पर इन तमाम कारणों से पार्टिकुलर बिजनेस एक रेशियो बिजनेस में पनप जाता है, या पार्टिकुलर बिजनेस पार्टिकुलर प्लस रेशियो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो प्लानिंग आया, यहाँ पर बात समझ में आई कि यह बल्कि ये कह लीजिएगा कि व्यावसायिक कुशलता, हमारे पार्टिकुलर बिजनेस में व्यावसायिक कुशलता प्राप्त हो, इसका एक तरीका पार्टिकुलर बिजनेस को रेशियो बिजनेस में कन्वर्ट करना। हालांकि पार्टिकुलर बिजनेस को पार्टिकुलर ही बिजनेस रखा जाए, उसके अपने लाभ और हानि है। पार्टिकुलर बिजनेस को रेशियो बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया जाए, इसके अपने लाभ और हानि है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पार्टिकुलर बिजनेस आया, अब ये किसी भी रूप में, चाहे व्यक्तिगत बिजनेस के रूप में हो, पार्टिकुलर बिजनेस के रूप में, या रेशियो बिजनेस अर्थात चाहे साझेदारी फर्म के रूप में हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में है या फिर लिमिटेड कंपनी के रूप में हो, जब मार्केट में आ जाता है, संचालन वाली श्रेणी पर जब आ जाता है, तो अब यहाँ पर सब पार्टिकुलर सिद्धांत या प्रिंसिपल लागू होते हैं। पार्टिकुलर सिद्धांत या प्रिंसिपल लागू होते हैं, या ये कह लीजिएगा इसकी प्रैक्टिस कितनी की गई है, या ये कह लीजिएगा इस पर पूर्व में कितना कार्य किया गया है। अभी इस पार्टिकुलर बिजनेस की स्टडी करनी होती है, क्यों स्टडी करनी होती है, किसको स्टडी करनी चाहिए। अर्थात एक तो पहली बात होती है कि जो स्वयं उसके एम्प्लॉई हैं या उसके संचालक हैं या उसके इन्वेस्टर्स हैं, वो इसको स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर भी एक चीज़ आती है कि आइडियल और रियलिटी, क्योंकि ये जो पार्टिकुलर बिजनेस हैं, इनकी प्लानिंग, इनका आइडिया, इनकी प्लानिंग और इनका अरेंजमेंट, इनका मैनेजमेंट, इनका संचालन, ये सब चीज़ें आइडियल के दायरे में आती हैं। लेकिन जो रियलिटी का सामना कैसे होगा, ये क्या है रियलिटी, ये कितनी परिवर्तनशील है। तो अब यहाँ पर आइडियल अलग है, रियलिटी अलग है। रियलिटी के साथ में कैसा तालमेल होता है, या रियलिटी का इनके आइडियल के साथ में कैसा तालमेल होता है, यहाँ एक अलग की चीज़ें, ये इन चीज़ों को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यहाँ पर इस भाग में हमने ये बताने का प्रयास किया है, ये समझाने का प्रयास किया है कि पार्टिकुलर बिजनेस प्लस रेशियो बिजनेस, क्या होते हैं या इनकी क्यों परिकल्पना की है। संभवतः कि इस पार्टिकुलर बिजनेस को और बेहतर तरीके से समझने के लिए, क्योंकि यह पार्टिकुलर बिजनेस से बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, या पार्टिकुलर बिजनेस पार्ट ऑफ बिजनेस है, या पार्टिकुलर बिजनेस संपूर्ण बिजनेस की एक यूनिट है, एक इकाई है। इसलिए हम यह उम्मीद करते हैं कि संभव है आपके व्यावसायिक नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ हो। नमस्कार, धन्यवाद।